जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। तो इस श्रृंखला की इस अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति और शेयर मार्केट से संबंधित पीवाईक्यू। और आज की जो सीरीज है, आज का जो है क्वेश्चन आंसर, उसका जो टारगेट होगा वो होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के होने वाले एग्जाम्स। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या होगा, इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक कवर कराते हुए चलेंगे। और इनके सारे क्वेश्चन अगर आपको एक साथ चाहिए हो तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कीर्ति कैंपस, उसमें आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक भी कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से एक आंसर दीजिए, क्या होगा। अर्थशास्त्र में वह कौन सी पोजीशन है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रा में स्फीति, इसे ऐसे तैयार करेंगे कि मुद्रा के मूल्य का सिकुड़ना। तो इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति को हम सामान्यतः महंगाई के नाम से जानते हैं। और मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है। वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, कमी आती है, तब उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के सामान्यतः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक मांगजन्य और दूसरा लागतजन्य। मांगजन्य में क्या होता है, मांगजन्य मुद्रास्फीति कि जब मांग अधिक हो जाए पूर्ति की तुलना में, मांग ज्यादा हो जाए पूर्ति कम रहे, तो फिर क्या होगा, जब हम मांग ज्यादा करेंगे और पूर्ति कम हो पा रही है तो वो वस्तु, वो सेवा महंगी बिकेगी। क्या हो जाएगा, महंगी होगी, और महंगाई को ही कहा जाता है मुद्रास्फीति। इससे क्या होता है, इससे कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरा लागतजन्य, अगर किसी वस्तु या सेवा की लागत में वृद्धि होती है तो भी वो वस्तु या सेवा महंगी हो जाएगी, इसे कहा जाता है लागतजन्य मुद्रास्फीति। क्लियर है ना। अब आगे अगला, निम्न में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें अगर किसी में भी, जिस चारों में से एक में वृद्धि होने पर टोटल देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो पेट्रोलियम, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल या स्मार्टफोन। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा पेट्रोलियम। कैसे, अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी वस्तु आएगी, जहां से भी आएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, यातायात महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वस्तु देश के किसी भी कोने में जाएगी तो वो महंगी हो जाएगी और ओवरऑल मुद्रास्फीति परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है ना इतना। आगे, अधिमांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अधिमांग का मतलब है मांग का ज्यादा होना। तो मांग का ज्यादा होना, स्फीति अंतराल, रोजगार के स्तर में वृद्धि। तो इसमें से क्या होगा, मांग ज्यादा होने पर रोजगार का स्तर बढ़े ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन मांग ज्यादा होने पर स्फीतिकारी प्रभाव तो निश्चित होंगे ही। क्लियर है ना। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो यह किस रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे क्या पढ़ रही है, मुद्रास्फीति भी हो, माने महंगाई भी हो, और बेरोजगारी भी हो। बेरोजगारी की कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली मंदी आती है। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों हो तब उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, निस्पंदन स्फीति कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मंदी और महंगाई दोनों एक साथ होती है। मुद्रास्फीति भी होगी, बेरोजगारी दर बढ़ेगी, बेरोजगारी दर बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो हम कम खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मंदी और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन में क्या होता है, ये उसका अपोजिट रूप है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मंदी होती है कि जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाए, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए, तब वो कहलाता है डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जब नॉर्मली सामान्यतः वस्तुओं के दाम ठीक ठाक हों, एवरेज हों, लेकिन किसी एक वस्तु का दाम यकायक तेजी से बढ़ जाए, तब उसे कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। अब इसका एग्जाम्पल स्क्यूफ्लेशन का क्या होगा, जैसे नवरात्रि, नवरात्रि का अवसर है तो नवरात्रि के अवसर पर नॉर्मली किसकी डिमांड बढ़ जाती है, फलों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। तो नवरात्रि के अवसर पर फलों की डिमांड बढ़ जाए, बाकी हर चीज नॉर्मल रहेगी, तब उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में कब से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई थी। तो ये कब से शुरू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया कि पहली बार 10 जनवरी 1942 से। कब से, 10 जनवरी 1942 से। तो एक कमेंट कीजिए कि वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है जिसके द्वारा मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, जीडीपी का मापन किया जाता है। हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप बताएंगे, कमेंट कीजिए कि वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति को दो रूपों में इसे देखा जाता है, मुद्रास्फीति दो भागों से। कैसे, एक सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई। तो इसमें क्या होगा, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फुटकर आधार पर वस्तुओं को के पैसे को देखा जाता है, वस्तुओं की कीमतों को फुटकर मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, इसमें थोक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। तो महंगाई और भत्ता, ये तो जनरली कब कितने मूल्य चेंज हो जाएं, क्या हो जाए, तो ये क्या होता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के आधार पर इसका मापन किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। और डब्ल्यूपीआई के बारे में जस्ट अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बैंक रेट, एसएलआर और ब्याज दर, ये हम पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अगर किसी ने पीछे वाला वीडियो, पिछला वाला बैंकिंग वाला ना देखा हो, और अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और प्ले स्टोर प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसे देख सकते हैं। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है। अभी हम पीछे क्या पढ़े, सीपीआई। सीपीआई से क्या होता है, महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। और यहां इसका आंसर क्या होगा, टोटल मुद्रा, हेडलाइन मुद्रास्फीति को कहा जाता है टोटल मुद्रास्फीति। एक कमेंट कीजिए, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है। एक और कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। अगर इसके आंसर आपको ना मिले तो हम अगले वाले वीडियो में ये दोनों समझा देंगे। ओके, स्क्यू इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति, दैट मींस टोटल मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है, तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, कुछ चुनी हुई वस्तुओं का औसत मूल्य देखा जाता है और उनके थोक मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, और उन थोक मूल्यों के आधार पर ही मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। इसमें वर्तमान में 697 वस्तुओं के थोक मूल्य देखे जाते हैं। ओके, इसमें कमी क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेवा को शामिल नहीं किया जाता, ये इसका एक दोष है। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करने हेतु किया था। और आप यहां देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2014 में किस का किया गया था यूज, आरबीआई ने
तो आईपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या उत्पादक मूल्य सूचकांक, तो किसका किया गया था? सीपीआई। ओके, किसका? सीपीआई। और सीपीआई में क्या था? रूरल और अर्बन दोनों आधारों को मिला के किया गया था। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? क्या है यहाँ पे कि जब मुद्रास्फीति की दर या कीमतें लगभग 100% या उससे एबव होती हैं तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे क्या कहा जाता है? बेलगाम मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, और ये किसी भी देश के लिए विनाश की ओर ले जाता है उस देश को। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार आया। एक तो ऐसे आया कि विश्व की बृहत्तम महामंदी कब हुई थी? तो 1929 में। और ये कहां से शुरू हुई थी? ये अमेरिका से शुरू हुई थी, उत्तरी अमेरिका से ये मंदी शुरू हुई थी। 1929 से 39 तक, लगभग 10 सालों तक इस मंदी का प्रभाव बृहत स्तर पर रहा। ये उत्तरी अमेरिका या अमेरिका से शुरू हुई थी। यहाँ पे हुआ क्या था? शेयर मार्केट अचानक से गिर गया था। शेयर मार्केट गिरने के कारण पूरे विश्व में मंदी आई और इसका प्रभाव हमारी इंडिया तक भी पहुंचा। ओके, तो कब? 1929। कहां से? अमेरिका। और अमेरिका में भी कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म वैसे भी आई है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसकी निगरानी और विनियमन का कार्य करता है? तो किसका? जन स्वास्थ्य, केवल विदेशी मुद्रा, भारतीय पूंजी बाजार संचालन या निजी क्षेत्र के उद्योग? तो इसका आंसर क्या होगा? शेयर मार्केट के लिए भारतीय पूंजी बाजार संचालन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर सेबी लगाएंगे। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करना, अनलिस्टेड करना, उसे हटाना, उसको स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करना, ये किसका काम है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेबी का काम है। और सेबी का गठन कब हुआ था? 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर है ना? तो सेबी का गठन कब हुआ? 1992 में। किस लिए हुआ? शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए। अगर कोई भी कंपनी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी है, नहीं होनी है, तो इसको मान्यता कौन देता है? इसको मान्यता सेबी देता है। ओके, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना अभी पीछे बता चुके हैं। कब? 1992 में। नेक्स्ट, महंगी या दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे किसके कारण प्राप्त करना कठिन है? तो दुर्लभ मुद्रा आसान नहीं होती और ये ऊंची ब्याज दर के कारण, किसके कारण? ऊंची ब्याज दर के कारण इसे प्राप्त करना कठिन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ये भारत का है। तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, टोक्यो, बॉम्बे, शंघाई। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका गठन 1875 में हुआ था और ये भारत ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर है? अक्सर ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है और हम नॉर्मली अखबार या कहीं पर भी पढ़ते हैं, क्या कि दलाल स्ट्रीट। कहां पर है? दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स कितनी कंपनियों का सूचकांक है? कमेंट कीजिए। तो 30 कंपनियों का संवेदी सूचकांक है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डोमेस्टिक इंडेक्स या फॉरेन डोमेस्टिक इंडेक्स। तो यहां एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करना, अनलिस्टेड करना, उसको मान्यता प्रदान करना, ये किसका काम है? तो
किसी भी दूसरे देश से जब किसी अन्य देश में या हमारे देश में जो धन आता है वो दो नॉर्मली जो लीगली धन होता है, इलीगल धन तो हवाला के द्वारा आता है। लीगली धन दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो निवेश होता है। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अगले वीडियो में बताएंगे इनके बारे में। इसमें क्या होता है, एक निवेश के द्वारा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए निवेश किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। पोर्टफोलियो निवेश, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, वो पोर्टफोलियो निवेश होता है। तो एक कमेंट कीजिए आप, क्या थोड़ा सोच के, कि भारत के विकास की दृष्टि से इन दोनों निवेश में कौन सा निवेश ज्यादा लाभकारी है, एफडीआई या पोर्टफोलियो निवेश। फेरा का पूर्ण रूप क्या है, यह भी उसी से संबंधित है कि फेरा का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन एक्सपोर्ट रेवोल्यूशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फंड्स एक्सचेंज रिसोर्सेज एक्ट, फाइनेंस एक्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। और इसी से था एक फेमा, स्थानीय संपत्ति, यही होगा कुछ, हाँ, स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पूंजीगत अंतर्प्रवाह इसे कहा जाता है। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है, कौन सा मुख्य नियामक प्राधिकरण है, तो ये अभी पीछे बता चुके हैं, क्या, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय या सेबी। तो इसका आंसर क्या होगा, सेबी। बुल और बियर कहां यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। तो बुल और बियर कहां यूज किया जाता है, शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। और बुल क्या होता है, जब शेयर मार्केट ऊंचाई पर जा रहा होता है, जब शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है, तब उसे बुल कहते हैं। और इसे हम अपनी सामान्यतः भाषा में इसे तेजड़िया कहा जाता है और इसे मदड़िया कहते हैं। जब शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा होता है तब उसे हम बियर कहते हैं, और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तब उसे तेजड़िया कहते हैं। क्लियर है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सबको पता है, वर्ली, मुंबई में एनएसई का मुख्यालय स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाती हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा, एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, तत्काल के लिए नहीं, बल्कि उत्पादन करने के लिए लाया जाता है। तो इसमें क्या उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोज्य वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं, तो ये तो मतलब ही नहीं है। अब अगर जो भी उपभोक्ता वस्तु होगा तो उसका यूज हो जाएगा और खत्म मामला। पूंजीगत वस्तुएं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनसे पूंजी का निर्माण होता है और पूंजी भविष्य के लिए होती है। क्लियर है ना इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट अवश्य कीजिए, और जहां जो भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उस पर भी कमेंट कीजिए। जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो अगला वीडियो आएगा वो बजट पर आधारित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसे अवश्य देखिए। थैंक यू वेरी मच।